Hello friends, myself Priyam. So in this video, I will explain chapter 16, our constitution. This is the first chapter of civics part. So let's go. Rules. Firstly, we will learn rules and laws. फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो हमारा फैमिली हो सबसे बेसिक यूनिट यानी सबसे स्टार्टिंग यूनिट है सोसाइटी का। ये हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्राइजेस करता है, यानी बताता है कि कौन सी हमें कब किस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहिए। ये सब फैमिली द्वारा ही होता है। स्मूथ फंक्शनिंग सारे यूनिट का जो होता है किस कुछ रूल्स और लॉज की मदद से, जो कि कंट्री और कम्युनिटी के द्वारा होता है, जो कि उसके मेंबर्स द्वारा किया जाता है। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन्स इफ ऑल डू फॉलो ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन रोड। आप सोचिए कि जैसे कि सब लोग अगर ट्रैफिक रूल्स मानने लगे जब वो कार चलाते हैं या फिर रोड पे वॉक करते हैं तो कितना अच्छा होगा। कोई भी फील अपने आप को अनसेफ नहीं फील करेगा। इसीलिए यहाँ कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी है जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरी हैं इस अपने अच्छे से रहने के लिए। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ते हैं। जो रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब है कि एवरी सिटीजन जो हमारा कंट्री का है उसको एक नज़रिए से देखता है लॉ। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी सोशल में कुछ भी हो, वो फिर उसका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, क्या इतना गरीब हो अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं। लॉ जो है सबको एक नज़र से देखेगा। एवरीबडी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ लॉज बट बी इट्स पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। तो एवरीबडी को एक सेट ऑफ लॉ को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि पीपल और जो गवर्नमेंट है ऑफिशियल वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है गवर्नमेंट में बैठाने के लिए। इनफैक्ट जो रूल ऑफ लॉ है वो एक बेसिक फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, यानी कि जनता राज का एक बेसिक सिस्टम है रूल्स ऑफ लॉ। और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वालिटीज़ भी हैं। जैसे कि जो रूल ऑफ लॉ है वो डिमांड करता है ऑक्यूपाइंग पोजीशंस ऑफ पावर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्ट आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल मैनर। जैसे कि किसी का लॉ ऐसा बोलता है कि अगर किसी के पास पावर है कुछ करने का तो उसको ये हक नहीं है कि वो उसका पावर का दुरुपयोग करे। On the other hand, the common man should be provided protection by the law, enable his or her to enjoy their rights. इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर एक कॉमन आदमी को प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा मिला हुआ है ताकि वो अपना लाइफ को अच्छे से इक्वली इंजॉय कर सके। But let us not forget that equal rights are not impossible without discharging equal responsibility. लेकिन equal rights तब तक impossible जब तक सब कोई equal रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। तो चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बॉडी है जो फंडामेंटल रूल्स के एक बुक है जो जिसके द्वारा जो हमारा गवर्नमेंट है कंट्री का वो काम करता है। इस ये पावर्स फंक्शंस अलग अलग ऑर्गन्स गवर्नमेंट का पे होता है ये, और देयर म्यूचुअल इसका गवर्नमेंट के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही गवर्नमेंट भी पास कर सकती है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट अपना कुछ नहीं कर सकती। ये ऐसा भी डिफाइन करता है, इसी में लिखा हुआ राइट टू सिटीजन्स, यानी कि हर नागरिक एक है। रिलेशन बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, प्राइमरी सोर्स का लॉज के बारे में ये एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, on the basis of which laws are made for the country work, जिसके बेसिस पे ही लॉ बना है कंट्री वर्क के लिए। अब हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्या है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया हमारा एक वास्ट कंट्री है, इन फिजिकल में भी, कल्चरल में और सोशल डाइवर्सिटीज़ में भी हमारा इंडिया एक वास्ट कंट्री है।
तो जो डिफरेंट पीपल्स है वो डिफरेंट रिलीजन्स से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोलते हैं, तो वो हैव वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो उनका लाइफस्टाइल भी तो डिफरेंट होगा। इसीलिए जो डिफरेंट इन बिलीफ एंड एक्शन, दे हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन, तो इसीलिए जो बिलीफ और एक्शन है उनका जो बहुत कॉमन है, ये दे मे और मे नॉट एग्री ऑन ऑल इशू, कि वो जो लोग हैं कोई भी इशू पे लड़े ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स को प्रोवाइड करता है हमें, प्रिंसिपल्स, लॉज, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पे एक्सेप्ट होता है, जो बेसिस ऑफ जो लाइफ का बेसिस है और गवर्नेंस है कंट्री का, उसके हिसाब से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मल्टीपर्पस डॉक्यूमेंट है, यानी इससे बहुत सारे काम किए जाते हैं। कैटर टू आवर नीड्स, इससे हम अपने नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेशन, आइडियल सेट बिफोर अस, जैसे कि हम इससे रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं जो हमें चाहिए, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फ्यूचर के लिए, क्या क्या जरूरत। तो अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग पढ़ते हैं। डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। ये एक सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस भी हमें देता है जिससे हम अपना डिसीजन को बना सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप के द्वारा। लेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड्स, ये हमें एक सेफ्टी गार्ड भी देता है कि जिससे हम अपना पावर मिसयूज़ भी ना कर सकें और अथॉरिटी जो है वो हम पे इनजस्टिस का कोई लगा ना सके। गारंटी सर्टेन राइट बेस्ड ऑन इक्वलिटी टू एस्टैब्लिश सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, जो ऐसा गारंटी देता है कि सबका इक्वलिटी, सबका बराबर है, क्योंकि किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझा जाएगा, और ताकि जिससे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस सबको एक बराबर मिल सके। इंश्योर दैट द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिराइव फॉर बेनिफिशियल अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ग्रुप, ये इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है यानी छोटे जो ग्रुप्स है, यानी जहाँ जहाँ पे कम जनजाति है, जिसका जैसे कि इंडिया में अभी जैसे रिलीजन के बेस पे या फिर स्टेट के बेस पे जहाँ कम जो है आबादी, वहाँ पे वो ख़त्म ना हो, अब सिर्फ मेजोरिटी यानी बड़े लोगों को ही फ़ायदा ना हो, दोनों को फ़ायदा हो। इंश्योर दैट अ मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटीज, ये भी इंश्योर करती है कि जो बड़े लोग हैं वो छोटों को डोमिनेट ना करें, उन्हें नौकर ना समझे या उसके साथ ट्रीट ना करें। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी गार्ड करती है। डज नॉट अलाउ डायरेक्शनल और बायस्ड डिसीजन विच मे चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई भी डायरेक्शनल और बेस्ड डिसीजन को नहीं देती है जिससे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जिससे हम अपना अचीवमेंट्स को ले सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन और वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट्स इन डिस्टिंक्टिव फीचर, कल्चर एंड इथॉस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कंट्री का वो बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स शो करता है, कल्चर्स के हो, इथॉस का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का और यूएस का वो एक प्रोडक्ट्स है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का, लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न एज इट नॉट, लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन के तरह है, ठीक। जैसे कि यूएस और यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है थोड़ा। इंडिया इज रिजल्ट ऑफ सीरियस डाइवर्सिटीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया जो है वो बहुत सारे सीरीज में रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करता है, डेलिब्रेशन को करता है, जिससे कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है बॉडी से, ठीक। जिसके में से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ज़्यादातर मेंबर्स हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, हरिजन्स होते हैं, पारसीज होते हैं, और भी बहुत तरह के होते हैं। जो असेंबली है वो कुछ पर्सनालिटीज़ को ली थी, इमिनेट की थी, उसमें से कुछ के नाम याद किए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जो ये सब हेल्प किए थे बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जैसे कि ऑप्शन, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के एम मुंशी, जेपी कृपलानी, श्री राजगोपालाचारी,
पताभी सीतारमैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपाला स्वामी अय्यर एक्सेट्रा। और ऐसे 15 और ऐसे मेंबर लेडीज मेंबर्स भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि सचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृता कौर और भी बहुत लोग थे। सम आइडियल जो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया लाइक कम्युनिटेंट और डेमोक्रेसी एंड ग्रांटेड टू जस्टिस। ऐसा आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्री इंडिया बनाता है वो कुछ गारंटी और जस्टिस है, जैसे कि इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल पीपल, सभी को पीपल को इक्वलिटी होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द feeding the starved, squatting and naked, ending the exploitation of the ready deprived and depressed section of society। जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये भी जानते थे कि जो फेडिंग होगा, स्टार्व्ड, क्लॉथिंग द नेक्ड यानी नंगे लोगों को क्लॉथिंग, फिर एक्सप्लॉइटेशन को बंद करना, ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिस्प्लेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो प्रियम्बल है वो इंक्लूड करता है जो प्रियम्बल है वो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो प्रियम्बल है वो स्टार्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो प्रियम्बल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में एज नॉन जुडिशली इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम्स, ऑब्जेक्ट, बेसिक पर्पस को कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाता है। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सोल के तरह भी कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देख लीजिए यही है इंडिया का प्रियम्बल। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड टू अचीव आवर नेशनल गोल्स गिवन इन प्रियम्बल। तो चलिए अब हम लोग कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें हेल्प करते हैं अपने नेशनल गोल्स को जो प्रियम्बल में लिखा गया। जैसे कि जो फाउंडिंग फादर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो इनकॉर्पोरेट और प्रिंसिपल को चेरिश करना चाहते थे लीडर्स के, जैसे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो भी बताना चाहते थे। जैसे कि दे ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट बेस्ट फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि वो लोग जो थे वो बेस्ट फीचर्स जो थे इंग्लैंड का, यूएसए का, कनाडा, आयरलैंड, ये सब जगह के जो बेस्ट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते थे। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है गुड फीचर्स से मिला जुला हुआ है। द नीड्स ऑफ एस्पायरेशन ऑफ पीपल हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियल एंड रूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो एस्पायरेशन है पीपल का वो भी ट्रांसलेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब कुछ फीचर्स दिए हैं यहाँ पे जो डिफरेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जैसे ये यूके का है, ये यूएसए का है, ये कनाडा का है, ये आयरलैंड का है, ये रशिया का है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग बेसिक फीचर पढ़ लेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है। जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का वो उसका यूनिकनेस ही है। जो बेस्ट फीचर है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो अब वर्ल्ड का है वो बहुत ज़्यादा इंडिया का मॉडिफाइड है और अपडेटेड है नीड्स और कंडीशन के मामले में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो बहुत कम्बिनेशन है बहुत सारे गुड पॉइंट्स का हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का यह मिला हुआ है। एट द सेम टाइम द नीड ऑफ एस्पायरेशन ऑफ द पीपल वाज आल्सो इग्नोर, और इसी समय जो एस्पायरेशन है पीपल का वो भी इग्नोर किया गया है। द लेंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ये ना 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे इसको ड्राफ्ट करने में। नवंबर 26, 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया और इसको इन्फोर्स्ड किया गया, इसको लाया गया 26 जनवरी 1950 को। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, ये ड्राफ्ट और इनैक्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो इलेक्टेड उसका जो पर्पस था कि ये जो है ना प्रिजर्व भी हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे रिजिड और फ्लेक्सिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों है, अब मैं ये बताता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है उसका प्रोसीड्यूर के बेसिस पे। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द विच कैन नॉट बी अमेंडेड इजिली। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कभी भी अमेंडेड ईजिली नहीं कर सकते, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। जो कंट्री ऑफ फ्लेक्सिबल कैन बी अमेंडेड इजिली, लेकिन जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग अमेंड इजिली कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी उसको अमेंड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट टू स्टेबल एंड गारंटी अगेंस्ट हैस्टी चेंज। जो स्ट्रेंथ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टेबल करता है गारंटी हैस्टी चेंजेस के खिलाफ। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो
प्रोग्रेसिव है नेचर में और हेल्पफुल है टू नेशन को डेवलप करने में। कीपिंग इन माइंड, माइंड में रखना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोथ रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों से मिला हुआ है। ये बहुत एक स्केयर डॉक्यूमेंट है, ये फ्रेमवर्क है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, बट ऑल्सो पर ये एक इंस्ट्रक्शन भी है जो बहुत मॉडिफिकेशन लाया है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये 3 मेथड्स के द्वारा जो अमेंडमेंट का है, प्रोसीडर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो सिंपल मेजोरिटी से देखते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि ईजिली चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट बिल को पास करके, इसी को सिंपल मेजोरिटी कहता है, जिसमें बिल जो है अप्रूव्ड होता है मेंबर्स के मेजोरिटी से जो एंड वोटिंग से जो कि हाउसेस और पार्लियामेंट दोनों में होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी एक ऐसा अमेंडमेंट बिल होता है जो कि अप्रूव्ड होता है दोनों हाउसेस के द्वारा पार्लियामेंट के एब्सोल्यूट इसमें ना जितने भी मेंबर्स है उसका मेजोरिटी होता है, फिर 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट बाय एंड वोटिंग, और फिर 2/3 मेजोरिटी होता है वो मेंबर का जो प्रेजेंट में है और वोटिंग पे है। ये जो प्रोविजन है आवर कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सबसे इजी अमेंडमेंट मेथड है। अब स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन पढ़ते हैं। जब बिल पास होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, वो बोथ जो दोनों हाउस में जाता है पार्लियामेंट के, वो अप्रूव्ड होता है लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट होते हैं। Whenever the need was felt why Indian Constitution was suitably amended according to the related demands of the achieve national goals and eradicate certain evil practice। जैसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुटेबल है कोई भी अमेंडमेंट को पास करने के लिए जिसका डिमांड है कि नेशनल गोल्स को पूरा किया जाए और कोई भी इविल है अभी हमारे नेशन में तो उसको ख़त्म किया जाए, जैसे कि abolition of price purse, nationalism of bans, reservation for OBCs, right to information, right to education, reserveship of local self bodies for women। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो प्रूफ करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है। इट इज़ एम्पल प्रूफ ऑफ commitment of to transfer Indian into a truly secular socialist democratic republic। यही सब इंडिया को सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाता है। डू यू नो पढ़ लेते हैं। जो किंग्स थे प्रिंसली स्टेटस में वो मर्ज हुए थे इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस के बाद। वे आर पेड अ फिक्स एनुअल अमाउंट ऑफ मनी, जो जिसको फिक्स एनुअल अमाउंट पेड करना होता था। इसी को हम लोग प्राइवी पर्स कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इंडिया को सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्यों कहा जाता है। इंडिया एक सोवरेन स्टेट इसलिए है क्योंकि उसका कंट्री फ्री है अब कोई भी कंट्रोल करने के लिए, इसके ये फ्री है अपना, यहाँ के पब्लिक फ्री है अपना ओन डिसीजन लेने के लिए। कंट्री कैन डिक्टेट इज पॉलिसी ऑन टर्म्स एंड नो बॉडी कैन इंटरफेयर। जो कंट्री है वो अपना खुद का कोई भी ले सकता है और कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सोशलिस्ट इसलिए क्योंकि सोशलिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला। इंडिया सोशलिस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सोशलिज्म है और ये नेशनल गोल्स को भी एक अचीव करता है। इंडिया जो है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बहुत हद तक इकोनॉमिक जस्टिस भी देता है, एक्सप्लॉयटेशन को कम कर रहा है कोई भी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को अटैच करते हुए। अब सेक्युलर स्टेट क्यों है इंडिया? जहाँ पे इंडिया में हर रिलीजन को अपना इक्वल फ्रीडम है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि आपको यही रिलीजन को अपनाना है, आप चाहें तो दूसरा अपना रिलीजन बदल भी सकते हैं, इसलिए इंडिया को सेक्युलर भी कहा जाता है। अब डेमोक्रेटिक क्यों है? जो हमारा गवर्नमेंट है वो पीपल द्वारा इलेक्ट होता है और एडमिनिस्ट्रेटर जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही चलाया जाता है, इसीलिए इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। यानी कि सिंपल वेज में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चुनते हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज़ आवर प्रेसिडेंट। इंडिया रिपब्लिक इसलिए क्योंकि हमारा जो हेड है स्टेट का वो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है, जो कि इलेक्टेड हुआ है पीपल्स के द्वारा। जो और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी भी इंग्लैंड में डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि वो वहाँ का जो हेड है वो अभी भी किंग या क्वीन ही बनते हैं जो राजघराने के होते हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर में भी और स्टेट में भी है।
वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश, हम लोग ये इसको ब्रिटिश पैटर्न से अडॉप्ट किए हैं। जो पार्लियामेंट है डेमोक्रेसी का, वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है कंस्टिट्यूटेड जो करते हैं वो मेंबर्स एंड लेजिस्लेचर के, और इट होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग इट्स कंटिन्यू टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर, और यह ऑफिस को उस समय तक पकड़े रहते हैं, यानी कि इंजॉय करते हैं अपना कॉन्फिडेंस को जब तक ये लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अगर वो इंडिया का एक नॉमिनल हेड है तो वो इंजॉय कर सकते हैं अपने पावर्स को, लेकिन इन प्रैक्टिस ऑफ दिस पावर्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। इंजॉय तो कर सकता है लेकिन वो प्रैक्टिस किया गया होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और जो कि प्राइम मिनिस्टर जो वाला हेडेड किया गया है। अब फेडरल और यूनिटरी के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरेशन भी है, क्योंकि वो एक रिजिड है और ये डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट्स में। There is an independent judiciary which interprets the constitution and settles the disputes। जो यहाँ पे independent judiciary है और ये constitution settle हुआ disputes, क्योंकि according to India was a federal system, इंडिया के फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग से ये इसमें कुछ डिफरेंस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, उसको बहुत पावरफुल है। इंडिया इज़ नॉट रियली अ फेडरेशन बट अ यूनिटरी स्टेट। इंडिया एक फेडरेशन उतना भी नहीं है लेकिन एक यूनिटरी स्टेट है। However, the constitution is several feature of federation। लेकिन कुछ फीचर्स जो है फेडरेशन का इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि कंबाइंड है यूनिटरी स्टेट से। Some people describe India as a federation with strongly central government। Some people हैं जो बोलते हैं कि इंडिया फेडरेशन है क्योंकि यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रांग है। चलिए डू यू नो पढ़ते हैं। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, राइट टू वोट का है, जो गारंटी दिया गया था 1950 में कि एवरी सिटीजनशिप जो इंडिया का है वो जो 21 ईयर्स के अबव है वो राइट टू वोट कर सकता है। लेकिन जब 61 अमेंडमेंट आया 1980 में तो जो भी 18 ईयर्स का है वो भी कर सकता है राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ही है कि जो भी इंडिया का सिटीजन्स हैं जो 18 ईयर्स से अबव हैं वो अपना वोट दे सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना। फिर वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी कलर के हो, कोई भी क्लास के हो, रिलीजन कोई भी हो, उनका कोई भी जेंडर हो। ये इक्वलिटी को एक बेस करता है जो बेसिक प्रिंसिपल भी है डेमोक्रेसी का। द राइट्स इनेबल्स ऑल सिटीजन टू बी इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका राइट्स ये है कि जितना भी सिटीजन है वो इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट का हर निर्णय में। सिंगल सिटीजनशिप जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है कि जो डबल सिटीजनशिप चलता है, यानी कि जो अमेरिका का सिटीजन है वो स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट दोनों चलाता है, बट इंडिया का जो एक सिंगल सिटीजनशिप का चलता है क्योंकि यहाँ के एवरी इंडियन जो है इंस्पेक्टेड है प्लेसेस के लिए वेयर सी और लिव, जहाँ वो लेता है वहीं वो सिटीजन हो जाता है इंडिया का। देयर इज नो सिटीजनशिप इन द नेम ऑफ स्टेट। यहाँ वो सब पीपल इंडिया का ही सिटीजन है, यहाँ पे कोई स्टेट का भेदभाव नहीं। लेकिन यूएसए में स्टेट के हिसाब से सिटीजनशिप होता है। जितने भी इंडिया के सिटीजनशिप है वो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने कंट्री में। जो पीपल हैं जो बोलते हैं पंजाबी बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब एक सिटीजनशिप है इंडिया का ही। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो इंडिया है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है क्योंकि जो अनलाइक है जुडिशियल सिस्टम का यूनाइटेड स्टेट्स का, वो सेपरेट करता है फेडरल को और स्टेट कोर्ट्स को। लेकिन इन हमारी जो कंट्री है वो जुडिशरी जो है वो कोर्ट्स हाईली ऑफ कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का और जो हाई कोर्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक ही है। उसका स्ट्रक्चर्स भले अलग हो, लॉज पर लॉ एक ही है। जो हाई कोर्ट है वो राइट है सुपरविजन ऑफ सुपरडिनेट कोर्ट्स, जो कोर्ट्स है वो राइट है सुपरविजन करता है सुपरडिनेट कोर्ट्स को, सुपरडिनेट कोर्ट को, यानी बड़ा कोर्ट्स छोटे कोर्ट्स को करता है सुपरडिनेट। जो इंडिया है उसका इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्योंकि यहाँ पे फ्री इन्फ्लुएंस जो है फ्री फॉर्म में है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। जो जजेस से अपॉइंट होते हैं उनके क्वालिफिकेशन पे, बट इसके बेसिस पे नहीं होते हैं कि
इसलिए रिमूव बार जो जजेज होते हैं वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। और लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो उन्हें कभी भी हटा सकता है अगर उन्हें लगे कि ये जज ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा एक प्रोसीड्यूर है जिसमें फॉलो किया जाता है कि जो कि हम लोग 20th चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के। अब फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब जो है ये कुछ बेसिक फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें प्रिजर्व करता है फंडामेंटल ऑब्लाइजेशन से, जो कि ऑफ द स्टेट, हमारे स्टेट के फंडामेंटल ऑब्लाइजेशन से ये हमें करता है टू इट्स सिटीजन। हम सिटीजन है तो हमें करता है। एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट, और हमें ये भी बताता है कि हमारी क्या ड्यूटी है एज अ सिटीजन एक स्टेट का। हमें ये लर्निंग अबाउट द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग इसी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।